हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th का वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें हम अब आगे चलते हैं। हमारा अब टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। अब तक हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। ये होती क्या रिएक्टिविटी सीरीज़ कि हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को ऐसे अरेंज करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनको अरेंज करते हैं टॉप से लीस्ट की तरफ। जो हाईली रिएक्टिव है वो टॉप पर आते हैं, जो लेस रिएक्टिव है वो बिल्कुल बॉटम में आते हैं। तो एक ऐसी सीरीज़ बनती है मेटल्स की अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसमें हमने क्या लिखा है? ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो हमारे पास एक लिस्ट होगी एलिमेंट्स की, जो आपको दिख भी रही है। इन एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे या ऐसे रैंक देंगे ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पे उनको हम रैंक देंगे। टॉप पे कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा। फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। ये जो स्टार्टिंग वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल्स हैं, और ये जो लास्ट वाले हैं वो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं हायर से लोअर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब देखो स्टार्टिंग के जो है ये कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 है ये हाईली रिएक्टिव है। देन जिंक, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। जो ये 4 हमारे पास मेटल्स है वो है मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब बीच के है, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है। एंड लास्ट थर्ड मर्क्यूरी, सिल्वर एंड ओरम। और लास्ट में आप एक ऐड कर सकते हो प्लेटिनम भी ऐड कर सकते हो। ये चारों लेस रिएक्टिव है, मतलब कि इनमें कोई भी रिएक्शन बहुत कम होगी। इनकी नेचर में मिलेंगे तो फ्री मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो अब नेचर में जो ये 5 एलिमेंट है ना बेटा, ये हमें किसी ना किसी ओर्स के रूप में मिलेंगे। ओर्स मीन्स या तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए मिलेंगे हमें, या सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। ये तीनों से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेते हैं। उस कंपाउंड को हमें फिर रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके ये एलिमेंट हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो ये हो क्या, किससे होगा एक्सट्रैक्ट होगा? ये इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा। किससे होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस से। जो स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट हैं उनको अगर हमें और में से, किस में से बेटा? ओर्स, ORE, और क्या है? कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। अगर मैं मान लो मेरे पास कैल्शियम है तो कैल्शियम का कंपाउंड मिलेगा मुझे नेचर में, या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, या वो कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, या वो सल्फाइड की फॉर्म में होगा। तो ये तीनों फॉर्म के अंदर ही मेटल्स के हमें और मिलते हैं। और मतलब कंपाउंड हो गया एलिमेंट का। अब इस कंपाउंड में से हमें एलिमेंट को निकालना पड़ता है, एलिमेंट को साफ करना पड़ता है, या एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसकी एक प्रोसेस होती है। अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब हम करंट पास करेंगे उसमें से और मेटल अलग हो जाएगा करंट पास करने के बाद। अभी बीच वाले बेटा 5 है, ये मॉडरेट है, तो इनके लिए अलग है सिस्टम। अलग क्या, कौन सी रिएक्शन है? इसमें हम करेंगे यूज रिडक्शन का। किसका यूज करेंगे? रिडक्शन का। कार्बन है वो कंपाउंड को रिड्यूस करेगी और उसमें से मेटल अलग हो जाएगा। और थर्ड लास्ट वाले जो 4 एलिमेंट बच गए वो तो इतने रिएक्टिव ही नहीं है, वो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है, तो ना के बराबर वो फ्री मिलेंगे हमें। कैसे मिलेंगे? फ्री स्टेट में। हालांकि चलो कुछ मान लेते हैं भी कुछ रिएक्शन हो जाए, तो वो अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो इनको तो सिर्फ गर्म करने पे ही वो अलग हो जाएंगे। ओके, अब इसको मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो वो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो उसी को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। तो इसको कैसे याद करोगे? के पे किसी का आपका कोई फ्रेंड होगा ना, उसका नाम आप इमेजिन कर सकते हो। के फॉर खुशी, के फॉर कुणाल,
K फॉर कपिल, कोई भी आपका जो दोस्त हो। तो मैं लेके चलता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था कुणाल, तो कुणाल मैं इसको लेके चल रहा हूँ। कुणाल ने, सोडियम से क्या बना, कुणाल ने। Ca का मतलब है कार, कुणाल ने कार। Mg का मतलब है मांगी, कुणाल ने क्या मांगी, कार। वो भी कौन सी कार मांगी, अल्टो। Al से मतलब अल्टो। अल्टो के बाद रुका नहीं वो, अल्टो के बाद क्या मांगी, जेन। जो जेन आती थी अल्टो जैसी थी लगभग, जेन। जेन के बाद रुका नहीं, कहता भाई मेरे को 2 गाड़ी मिल गई और लूँगा। कौन सी गाड़ी मांगी अब उसने, फेरारी। कौन सी मांगी, फेरारी। कहते अब 3 गाड़ियाँ आ गई, अब क्या करेंगे भाई, अल्टो, जेन, फेरारी। लेकिन फिर भी, पीबी का मतलब क्या है बच्चों, फिर भी क्यों, कॉपर का मतलब क्यों, ऐसे याद कर लेना, क्यों, वाई, क्यों मिली, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मरकरी से, M फॉर मिली, मरकरी मिली। फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर कलर की ऑडी। एजी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर, क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो सिल्वर कलर की ऑडी, सिल्वर कलर की ऑडी। AU से मतलब क्या बन गया, ऑडी। तो कुणाल ने कौन सी कार मांगी थी, अल्टो, जेन, फेरारी। फिर भी उसकी किस्मत इतनी तेज है, फिर भी का मतलब क्या है बच्चों, HG मर्क्यूरी, सॉरी, फिर भी का मतलब है लेड, सीसा। क्यों मतलब कॉपर, मिली मतलब मर्क्यूरी, और सिल्वर का मतलब AG, और AU का मतलब है OD या गोल्ड। तो उसे फिर भी सिल्वर कलर की क्या मिल गई, OD मिल गई। आपको दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। क्यों वाई मिली सिल्वर कलर की ऑडी। तो उसने तो सिर्फ अल्टो, जेन, फेरारी मांगी थी, उसे क्या मिल गई, सिल्वर कलर की ऑडी मिल गई। दोबारा रिवाइज करते हैं। K फॉर कुणाल ने कार मांगी, कौन सी, अल्टो, जेन, फेरारी। फिर भी क्यों मिली, सिल्वर कलर की ऑडी। अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज में ना एक एलिमेंट है बेटा H, उसको भी हमें जगह देनी है। हमने जगह इसलिए नहीं दी अभी तक क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना था। तो H को हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, बाद में करेंगे। तो इन हमें मेटल को पहले करना है एक्सट्रैक्ट। ये सभी मेटल है, सारे के सारे मेटल है, और वो नॉन मेटल था, इसलिए हम उसको अलग से अभी नोट करेंगे। अब H का स्थान क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है कॉपर के बाद। H का स्थान कहाँ आता है, कॉपर के बाद। कहाँ आता है, कॉपर के बाद, सॉरी, फिर भी है लेड के बाद। कहाँ आता है बेटा, लेड के बाद और कॉपर से पहले। कुणाल ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी। फिर भी है क्यों मिली सिल्वर कलर की ऑडी। आपकी जो NCERT की बुक है बेटा उसमें ओरियम तक लिखा हुआ है, और ओरियम के देखो जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये नॉन मेटल है, उसके पीछे कितने एलिमेंट है आपको दिख रहे होंगे, 4। कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है बेटा, 4। तो अभी देखो H में 4 छुपा हुआ है ना, H में 4 छुपा हुआ है। तो ऐसे याद कर लेना कि नीचे से 4 एलिमेंट छोड़ के क्या आता है, H आता है। क्या आता है, H। तो ये हमारी थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नाउ वी रीड अबाउट आयोनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने उसको कैसे अरेंज किया था, वो हमने पढ़ा। जो मेन टॉपिक है एक्सट्रैक्शन का, वो इसकी हम बात पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड, देन प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, देन हमारा टॉपिक आएगा एक्सट्रैक्शन का। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या है, ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ये क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और इसमें क्या होगा, एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम क्या है, मेटल। अब आपको पता है अभी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 11। अब इसका हम फॉर्मेशन करेंगे अभी कैसे बनाइए। तो सोडियम के पास क्या है, 11, एटॉमिक नंबर क्या, 11। तो इसका मतलब इसको हम कैसे फिल करेंगे, ऑर्बिट में 2, 8 और 1। तो फर्स्ट सेल में K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सेल में L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और थर्ड में 1 आएगा। सेकंड मेरे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर क्या होता है बच्चों, 17। और इसको हम कैसे फिल करते हैं, 2, 8, 7। तो हमने एक लॉ पढ़ा होगा आपने, ऑक्टेव लॉ। कौन सा बेटा, ऑक्टेव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास किसी भी मेटल को स्टेबल होने के लिए, चाहे वो मेटल हो या चाहे वो नॉन मेटल हो, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कम से कम 8, ऑक्टेव पूरा करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 की जगह 8 होता तो ये बेटा किसी से भी रिएक्शन नहीं कर पाता। लेकिन अब इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा। और हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा भी था कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक हो रहा है एल्यूमिनियम। ये टोटल स्टार्टिंग के जो 5 एलिमेंट है बेटा, ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर सोडियम है, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा कैसे हुई, पोटेशियम की या सोडियम की रिएक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा कैसे हुई। इसका कारण यही है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है 1, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब इसके पास सेल बचे हैं 2। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, जो कि ऑक्टेव लॉ को पूरा कर रहे हैं। मतलब इसके लास्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से। अब ये क्या बन गया, स्टेबल बन गया। अब ये क्या बन गया, स्टेबल बन गया, क्योंकि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ही स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये जल्दी जल्दी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब उस चक्कर में उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ओके, वैसे ही केस पोटेशियम या सभी के साथ फॉलो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल है क्लोरीन। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 7। अब ये 7 कहाँ 1 कहाँ 7, तो सोडियम को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था स्टेबिलिटी करने के लिए या पाने के लिए, वहीं क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो इसको तो बेटा बहुत जोर आएगा, इसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में देगा ही नहीं, हमें उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे कम एनर्जी में काम हो जाता है। इसलिए सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला या रिएक्शन वाला मेटल है, जो कि ब्लास्ट भी कर देता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था इस बारे में। तो जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जनरली उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास कम है तो ये जल्दी जल्दी डोनेट करेगा ताकि अपना ऑक्टेव पूरा कर ले। अब ये 7 है तो इसको बेटा 7 तो डोनेट करने में सदियाँ लग जाएगी, तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि डोनेट कर रहा था सोडियम, ये रिसीव कर ले, तो अब इसके पास क्या हो जाएंगे, 2, 8 और 8। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कि अब ये इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। ऑक्टेव लॉ के हिसाब से ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, अब इसने रिएक्शन कर ली। तो ये डोनेट करने की बजाय रिसीव करना ज़्यादा बेटर समझता है, क्योंकि डोनेट करते वक्त एनर्जी ज़्यादा लगेगी और रिसीव करने में एनर्जी कम ही लगेगी। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सोडियम है, मैंने लिखा सोडियम का सिंबल। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे सर इसके पास है 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को शो करने के आपके पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट, या तो आप उसको डॉट से शो करो, सेकंड है
या आप उसको क्रॉस से डॉट करो। आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो ही तरीके हैं। तो मैंने एक बार सोडियम के लिए डॉट से शो कर दिया और क्लोरीन है उसके लिए मैं क्रॉस से शो करूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पे। अब इसके पास 8 कंप्लीट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये एक बॉन्ड बन जाएगा Na सिंगल बॉन्ड Cl, जिसको हम लिख सकते हैं NaCl। अभी आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ कि ये बॉन्ड बना कैसे है। बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन के डोनेट या रिसीव करने से इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ओके, दोबारा सुनना बेटा। सोडियम था, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेव पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो इसके पास 7 की कमी है, इसके पास 1 की कमी है। तो ये डोनेट करना इसके लिए बेटर है क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी कम लगेगी, डोनेट कर दिया। यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी डोनेट करने के चक्कर में, तो ये रिसीव कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसने रिसीव कर लिया। ये रिसीव ऐसे होगा, आप ऐसे शो कर सकते हो, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पेपर में आता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, भी कोई कंपाउंड देंगे आपको, उसका ये पूरा जो मैंने लिखा है वो लिखना पड़ेगा और ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब हम एक कंपाउंड और करते हैं, जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मेटल, ये नॉन मेटल, ये क्या है आयोनिक कंपाउंड। सोडियम मेटल, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल, ये भी क्या है आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो हम इनकी भी बना के देखते हैं। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ बेटा। अब हम ड्रॉ करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब इसमें मेटल कौन है बेटा, आप कहोगे सर मैग्नीशियम, वेरी गुड। तो मैंने मैग्नीशियम के ऑर्बिट के हिसाब से, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 12, तो इसका हम कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को 2a2 के अकॉर्डिंग। फिर मेरे पास सेकंड क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कैसे फिल करोगे 287। क्या बात है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए सेल के अकॉर्डिंग, आपको पता ही है इसको हम K, L और M और N ऐसी सेल चलती रहती है, ठीक है। उसके अंदर भी सब सेल होती है। फिर ऑर्बिट पे हम जाते हैं, तो हम सिर्फ अभी सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में इसके 8 नहीं है ना, 8 कंप्लीट करने हैं हमें। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितनों की नीड है 6 इलेक्ट्रॉन की, और इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। अब ये 8 पूरा करने के लिए या तो 6 को रिसीव कर ले या 2 को डोनेट कर दे। तो 6 को रिसीव करना इजी है कि 2 को डोनेट करना, तो आप कहोगे सर 2 को डोनेट करना, क्योंकि इसमें एनर्जी कम लगेगी और 6 को रिसीव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और हमारा जो इसका न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसको संभालना न्यूक्लियस के लिए बस की बात नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये 2 को डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा, इसको। अब आप कहोगे सर इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसके पास तो 9 बन जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम Cl2 ले लेंगे, Cl2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, Cl2 ले लेंगे। ओके, अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे। अब इसके पास भी क्या बन जाएगा 8, यहाँ भी क्या बन जाएगा 8। अब मैं क्या लिखूँगा बेटा, इसको मैग्नीशियम यहाँ पे बेटा, Cl यहाँ, Cl यहाँ। अब मैग्नीशियम के पास लास्ट सेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, आप कहोगे 7। क्या बात है, 3 4 5 6 7। यहाँ भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो जाएगा। तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, तो ये शेप कैसी बन जाएगी, Mg सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
ओके, तो ये Cl मैग्नीशियम के साथ ऐसे कंबाइन होते हैं और इस बॉन्ड को तो आप जानते ही हो आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अभी हम पढ़ कर आए। ओके, चल दो। अब देखो बेटा, ये जो हमने बनाया है ना मैग्नीशियम Cl की जो स्ट्रक्चर बनाई है, इसको मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये MgCl की स्ट्रक्चर हो गई। अब जो दो लास्ट बच गए बेटा, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कमेंट में मुझको बना के भेजोगे। सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।